dear students. I hope you would have liked my previous video. Now I am here with the second frame of the story from Lost Spring, and that is I want to drive a car. The story tells about a bangle maker, Mukesh, who wants to become motor mechanic. It's a very interesting story. I'll just give you overview of the story. The story says that Mukesh wants to be a motor mechanic. He dares to dream. His father, who initially was tailor but actually born in caste of bangle maker, had only the legacy of making bangles, so he could not in whole life renovate his house, neither send his children to school. Second most important thing is about Mukesh's grandmother. She feels that making bangles is their karam, their destiny, and this God-given lineage cannot be broken. Third important protagonist here is Savita, who is again a girl who is involved in bangle making. What is her viewpoint? That is given here, and probably she doesn't know the sanctity of bangles. तो कहानी है मुकेश की. चलिए आप सब enjoy करिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लिप में मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दूंगी. आई होप आपको पसंद आएगा. Today I am going to start the second frame of a story. I want to drive a car from the chapter Lost Spring. Here protagonist is Mukesh, a bangle maker actually, but he wants to be a motor mechanic. So let us see how the story moves on. तो कहानी है ये मुकेश की, जो कि एक है तो बैंगल मेकर, but he wants to become a motor mechanic, which I have already underlined. Okay, so he wants to be a motor mechanic. मुकेश insists on. insist का मतलब होता है बच्चों जोर लगाकर बोलना, to maintain in a true manner or in a positive manner, जोर देकर किसी चीज़ को बताना. जब अनीस जंग को ये अनाउंस करता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, तो अनीस जंग बोलती हैं कि क्या तुम कार्स के बारे में जानते हो? तो वो बोलता है कि नहीं, मैं कार ड्राइव करना सीख लूँगा. और जब वो ऐसा बोलता है तो he looks straight into her eyes, which shows that he is very confident, which shows that he is quite confident that he is going to follow his dream, pursue his dream and fulfill it. अब ये सपना है ऑब्वियसली मोटर मैकेनिक बनने का. ये लाइन इम्पॉर्टेंट है बच्चों, और उसके बाद से ये ध्यान रखिएगा. आपकी ये लाइन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो उसका ड्रीम है, जो उसका सपना है, वो इट लूम्स लाइक अ मिराज. सो लूम्स का मतलब होता है हैंग करना, और उसके बाद से मिराज का मतलब होता है एन ऑप्टिकल इल्यूजन, यानी जिसको हम मृग तृष्णा कहते हैं. हिंदी में भ्रम कहा जा सकता है, एक नॉर्मल हिंदी भाषा में. और ये भ्रम जो है, भ्रम की तरह ये सपना उसकी आँखों में नज़र आता है. और कहीं डर ये है कि कहीं ये इन तंग गलियों में ना गुम होकर रह जाए. ठीक है, और ये जो तंग गलियाँ हैं वो किस टाउन की हैं? फ़िरोज़ाबाद की हैं. ये लाइनें मैंने हाईलाइट इसलिए भी की हैं आगे की कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. फ़िरोज़ाबाद जो कि बैंगल्स के लिए फ़ेमस है, और हर परिवार फ़िरोज़ाबाद का इसमें एंगेज्ड है बैंगल मेकिंग में. और फ़िरोज़ाबाद क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि वो एक ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री भी है, जहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज़ मुकेश की फैमिली की तरह ही दे स्पेंड जनरेशंस, वहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने इस्तेमाल कर दिया इन फर्नेसेस में काम करते करते. फर्नेसेस क्या होते हैं? फर्नेसेस होते हैं इनक्लोज्ड स्ट्रक्चर इन विच मटेरियल कैन बी हीटेड, यानी हाई टेम्परेचर पर हम कुछ खौला सकते हैं उसमें, जिनको हम आम भाषा में भट्टी कहते हैं, जहाँ पर ग्लास वेल्ड करते हैं लोग, बैंगल्स बनाते हैं. और ऐसा लगता है इस धरती पर जितनी औरतें हैं उनका जो ये है, उनके लिए जो चूड़ियाँ हैं वो इसी जगह पर बन रही हैं. ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे. मुकेश फैमिली इज़ अमंग देम,
मुकेश का परिवार इनके परिवार में से एक है, ये भी बैंगल मेकिंग करता है। हाँ, शायद ही कोई ये जानता हो कि ये बच्चों के लिए बहुत इलीगल है और इन ग्लास फर्नेसेस में काम करना, हाई टेम्परेचर पे, डिंगी सेल्स में। डिंगी का मतलब होता है बहुत ही कंजस्टेड और बहुत ही स्मॉल सा, छोटा सा, अनक्लीन सा, ठीक है। तो ये डिंगी सेल्स जो हैं, ये बिना, जिसमें हवा नहीं है, जिसमें उजाला, लाइट नहीं है, बड़ा मुश्किल होता है ऐसे में काम करना। और अगर हम कभी ये ध्यान दें, ये जो ग्रीन लाइंस मैंने लगाई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर अगर कानून वाकई में लागू कर दिया जाए तो करीब ऐसे 20,000 बच्चे आपको मिल जाएंगे जो इन हॉट फर्नेसेस के पास काम करते हुए नज़र आ जाएंगे, जो दिन भर अपनी डे लाइट आवर्स में, दिन के उजाले में अपने आप को वहाँ गलाते हैं, ऐसे टॉर्चरस हज़ार्डस सिचुएशन में काम कर रहे हैं। और कभी कभी तो ये होता है कि वो अपनी आँखों की रोशनी भी गंवा देते हैं, लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज़। तो मुकेश की आँखें चमकने लगती हैं। यहाँ बीम का मतलब है विद अ प्लेजर, हैप्पी स्माइल, चहक करके बोलता है। और जब वो वॉलंटियर करता है कि मुझे अपने घर ले जाएगा, यानी इस जंग को अपने घर ले जाएगा, तो वो चहकते हुए बोलता है ये, और बहुत ही प्राउडली कहता है कि आपको पता है मेरा घर रीबिल्ट हो रहा है, ठीक है। और जब ये वॉक डाउन करते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ये ध्यान रख लेना कि जब वो वॉक डाउन कर रहे होते हैं तो लेन्स बड़ी स्टिंकिंग हैं, बदबूदार गलियां हैं जो चोक हो चुकी हैं गार्बेज से। चोक का मतलब होता है ब्लॉक्ड, चोक का मतलब आप लिख सकते हैं ऑब्स्ट्रक्टेड, स्ट्रैंगल्ड, जाम हो जाना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। और अब ये मैंने इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये फ़िरोज़ाबाद की गलियों का डिस्क्रिप्शन है, जहाँ पर घर कैसे हैं, दैट रिमेन होवल्स। होवल्स का मतलब होता है स्मॉल होल्स। क्रम्बी वॉल्स का मतलब होता है गिरती हुई दीवारें। वूबली डोर्स, वूबली का मतलब शेकी, अनस्टेबल, जर्जर। ये दीवारें जर्जर हो चुकी हैं, दरवाजे जर्जर हो चुके हैं, खिड़कियां हैं ही नहीं। और पूरे आंगन में प्राइमेवल स्टेट में, प्राइमेवल मतलब जैसे पहले के लोग, आदि मानव के ज़माने में जैसे लोग रहा करते थे, वैसे ह्यूमंस और उनकी फैमिली जो है वो ह्यूमन और एनिमल्स यानी दोनों लोग शेयर करते हैं, जानवर भी और बच्चे भी। किसके बच्चे? जानवरों के बच्चे और इंसान के बच्चे, सब उस जगह को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही एक दरवाजे पर रुकता है वो, और ज़ोर से वुबली आयरन डोर जो है, शेकी सा लोहे का दरवाज़ा है, उसको बैंग करता है अपनी फीट से, वो दरवाज़ा खुल जाता है। फिर वो हाफ बिल्ट शैक में, शैक का मैं आपको सीन दिखा दूँ। शैक इज़ लाइक दिस, वेट आई विल शो यू। शैक इज़ ये शैक है बच्चों। और ये जो भी अवेलेबल मटेरियल हो उससे छोटा सा हट लाइक ड्वेलिंग जब बनाई जाती है तो उसको हम शैक बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम वापस आते हैं फिर इसी उस पे जहाँ पर हमें तो बच्चों हम शैक पर थे, मैंने आपको एक इमेज दिखाई थी। और ये एक हट लाइक ड्वेलिंग है जो अवेलेबल मटेरियल से बनता है। तो अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जहाँ पर हमारा जो एक पार्ट है, जैसे ही अपने घर पे उनको लेकर पहुँचता है, वहाँ ये देखता है कि एक पार्ट में जो है एक हिस्सा जो है घर का, इट इज़ थैच्ड विद डेड ग्रास, वो सूखी हुई घास से बना हुआ छज्जा बना उसका। और उसके बाद वहाँ पर है एक फायरवुड स्टोव, और इस स्टोव में के ऊपर एक बड़ा सा वेसल है, बड़ा सा बर्तन रखा हुआ है जिसमें स्पाइनच लीव्स यानी पालक के पत्ते, सिजलिंग यानी वैसे तो सिजलिंग का मतलब वेरी हॉट होता है, लेकिन यहाँ मतलब है खौलता हुआ, तो पालक का वो जो पत्ता है खौल रहा है। और ग्राउंड पर एक बड़ा सा एल्यूमिनियम प्लेटर पड़ा हुआ है
प्लेटर का मतलब जो होता है वो होता है एक डिशवेयर बड़ा सा, जिसमें आमतौर पे गांव वगैरह में आपने देखी होगी बड़ी सी थाल जिसमें सब्जी वब्जी काटी जाती है, वहाँ पे चॉप्ड वेजिटेबल्स पड़े हुए हैं। फिर एक फ्रेल का मतलब होता है बहुत ही कमज़ोर, बहुत ही वीक सी एक यंग सी लेडी जो है वो बैठी हुई हैं, वो उस घर का इवनिंग मील बना रही हैं पूरी फैमिली के लिए। ठीक है, तो ये फैमिली के लिए बन रहा है। और ये हैं कौन? ये हैं, हालांकि उनकी आंखों में धुआं है, इट हैज़ स्मोक, देयर इज स्मोक इन हर आइज, बट शी स्माइल्स, मुस्कुरा रही है। और ये है कौन? शी इज़ द वाइफ ऑफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश's एल्डर ब्रदर, मुकेश के बड़े भाई की पत्नी, यानी मुकेश की भाभी है ये। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, बहुत बड़ी नहीं है उम्र में, मतलब मुकेश से भी ज़्यादा बड़ी नहीं। अगर मुकेश अगर 12-13 साल का है तो वो मे बी 20-21 साल की होंगी। तो शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ मैंने जितने भी बच्चों हाईलाइट किया है और ग्रीन पेन से जो मैंने अंडरलाइन किए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। वोकैबलरी अपनी बढ़ाइए, डिक्शनरी देखिए और ये मीनिंग्स वो करिए। उसके बाद से आते हैं खैर मुकेश की भाभी पर। शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज बहू। यू कैन सी दिस हिंदी वर्ड इज़ यूज्ड इन इंग्लिश चैप्टर, इट मीन्स दीज आर सम ऑफ द टर्म्स विच हैव बीन एक्सेप्टेड। एंड डॉटर इन लॉ जिनको बोलते हैं, तो ये ऑलरेडी 3 लोगों की जिम्मेदारी लेकर चल रही हैं, 3 आदमियों की। ये 3 आदमी कौन है? एक तो मुकेश, फिर उसके बड़े भाई यानी कि इनके पति, और फिर उनके पिताजी यानी मुकेश और उसके बड़े भाई की पिता यानी कि इस बहू के ससुर। ठीक है, तो नॉर्मली ये बड़ा ट्रेंड होता है। आप हमारे उत्तर भारतीय एरिया में अगर जाएं तो वहाँ पर्दे का बड़ा रिवाज है, और बहुएं जो हैं वो आज भी घूंघट करके रहती हैं। तो ऐसा ही कुछ परिवार ये भी है, और जहाँ पर ये ओल्डर मैन जैसे ही एंटर करते हैं यानी उनके ससुर, तो ये जेंटली बहुत ही प्यार से ब्रोकन वॉल, एक टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती हैं और अपना घूंघट अपने चेहरे को उससे ढक लेती हैं। तो वेल का मतलब होता है, वैसे तो हम हिंदी में इसको आवरण कह सकते हैं। ठीक है, वेल का मतलब आवरण हिंदी में कहते हैं, यहाँ पर पर्दा है। ठीक है, तो एज कस्टम डिमांड्स, तो ये कस्टम पर बहुत ध्यान देना है आपने। कस्टम ये है कि डॉटर इन लॉज को जो है, जितने भी परिवार में मेल एल्डर्स होते हैं जो उनसे बड़े होते हैं, उनसे उन्हें घूंघट करना होता है। और इस केस में आपको ये ध्यान रखना है, ये कौन है? ये एक इम्पॉवरिश्ड बैंगल मेकर हैं यानी मुकेश के पिताजी। इम्पॉवरिश्ड वर्ड मीन्स वेरी पुअर, बेहद गरीब। ठीक है, और ये बेहद गरीब तो हैं बेचारे, लेकिन फिर इनके अब इस बैंगल मेकर की कहानी इन कुछ लाइनों में दी गई है कि इतने सालों की अथाह मेहनत के बाद भी, पहले बेचारे ने टेलरिंग का काम किया, उसके बाद बैंगल मेकिंग का काम किया, फिर इसके बावजूद इतना नहीं कमा पाए कि ये पूरी ज़िंदगी में एक हाउस रिनोवेट कर पाएँ और अपने बच्चों को स्कूल भेज पाएँ। 2 ही बेटे थे, दोनों बेटों को स्कूल की यानी एजुकेशन तक नहीं दे पाए। तो क्या इन्होंने कमाया है पूरी ज़िंदगी? इन्होंने सिर्फ ये कमाया जो कला इनके हाथ में थी ऑफ मेकिंग बैंगल्स, वही कला इन्होंने अपने बच्चों को भी सिखा दी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, जहाँ पर ये जो है डिस्क्रिप्शन, ये इनकी दादी जो है क्या कहती हैं मुकेश की, ये सुनते हैं हम। दादी का कहना ये है, इट इज़ हिज करम, हिज डेस्टिनी। आप देख रहे होंगे मैंने स्टार लगाए हैं जगह जगह पर, और ये इम्पॉर्टेंट लिखा है बच्चों, तो प्लीज़ ध्यान रख लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि दादी का ये मानना है कि ये इसकी डेस्टिनी है। और ग्रैंड माँ ने क्या देखा है ज़िंदगी भर? उन्होंने अपने हस्बैंड को अंधा होते हुए देखा है। अंधे कैसे हो गए वो? इसी ग्लास बैंगल की पॉलिशिंग करते करते, उसकी डस्ट जो जाती है बड़ी ख़तरनाक होती है बच्चों, उससे वो अंधे हो गए। और बहुत बेहद अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, कैन अ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन? तो सबसे पहले लाइनेज का मतलब समझ लीजिए। लाइनेज का मतलब होता है वंशावली, हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एंसेस्ट्री, पेडिग्री यानी जो वंशों से चला आ रहा है। तो गॉड गिवन लाइनेज यहाँ है क्या? यहाँ गॉड गिवन लाइनेज है बैंगल मेकिंग, यानी भगवान ने जिस वंश में इन्हें पैदा कर दिया, ये एक ऐसे कास्ट में पैदा हुए हैं जहाँ पर सिर्फ चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, तो इनके लिए गॉड गिवन लाइनेज ये है। कैन इट एवर बी ब्रोकन? वो खुद ही सवाल पूछती हैं,
कि क्या गॉड गिवन लाइनेज को हम ब्रेक कर सकते हैं, यानी एज अ ह्यूमन बीइंग हम में वो टेंडेंसी ही नहीं है, हम इतने इनएफिशिएंट हैं, स्पेशली ये लोग, ऐसे परिवार वाले लोग कि ये चैलेंज ही नहीं कर सकते डेस्टिनी को, किस्मत, हाँ, किस्मत से लड़ने के लिए तैयार नहीं रहते। ठीक है, तो ये शी इम्प्लाइज दिस एंड शी इज़ बॉर्न इन ऑब्वियसली इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स। तो इन्होंने कुछ और जीवन में देखा ही नहीं, इन्होंने सिर्फ चूड़ियाँ देखी हैं, हर जगह सिर्फ चूड़ियाँ, घर में, यार्ड में, हाउस, हर दूसरे घर में, हर दूसरे यार्ड में, हर फिरोज़ाबाद की हर गली में। और कैसी चूड़ियाँ हैं, स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स जो हैं हर कलर में आपको मिल जाएंगे। यहाँ आप देखिए लिखा है एक जगह कि सारे वो कलर्स जो रेनबो के कलर्स हैं, 7 कलर्स या उससे बनने वाले जितने रंग हैं, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, पर्पल, सारे कलर्स में चूड़ियाँ मिल जाएंगी। और ये सब माउंड्स में, एक पाइल में रखे हुए, एक ढेर के रूप में, अनकेम्प्ट यार्ड में, अनकेम्प्ट मतलब बहुत ही अनक्लीन सा आंगन है, वहीं पर रख दिया गया है। कहाँ पर लादा गया है? ये 4 व्हील्स वाली जो हैंड कार्ट्स होती है, ठेला गाड़ी आपने देखी होगी, इसको यंग मैन जैसे ही सुबह होती है, ये लोग इन फिरोज़ाबाद की गलियों में, नैरो लेन्स में, इस शैंटी टाउन किसको कहा गया है? फिरोज़ाबाद को कहा गया है शैंटी टाउन। और इस शैंटी टाउन में वो लेकर घूमते रहते हैं, बेचते रहते हैं इन डार्क हटमेंट्स में, जहाँ पर ऑयल लैम्प्स जलते हैं, यानी लाइट भी इतनी नहीं होती, उन्हें लैम्प्स जलानी पड़ती हैं। बॉयज़ और गर्ल्स, हर घर के परिवार के बच्चे भी, लड़की हो लड़का हो, अपने फादर्स और मदर्स के साथ बैठ करके वो इन कलरफुल ग्लास के टुकड़ों को जोड़ते हैं, उनको बैंगल्स का रूप देते हैं और इनकी ज़िंदगियाँ ऐसी गुजर जाती हैं। अब ये बेहद इम्पॉर्टेंट है बच्चों, देयर आइज़ आर मोर एडजस्टेड टू दी डार्कनेस, टू दी लाइट आउटसाइड। यानी ये बड़ी अजीब सी बात है कि किसी की आँखें अंधेरे से कैसे एडजस्ट हो सकती है, कितनी भी कैसी भी आँख हो भाई, उजाले में जितना अच्छा आपको दिखेगा अंधेरे में नहीं दिखेगा। इसका मतलब सिर्फ ये है कि इन बच्चों को समय के साथ हो गई है आदत, और अब ये अंधेरे में भी इतना साफ साफ देख लेते हैं जैसे कि हम उजाले में देखते हैं। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आईसाइट। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कला, ये इनके अंदर टैलेंट है भाई, इसका मतलब ये है कि उनकी आंखें कहीं ना कहीं डार्कनेस से एडजस्ट करते करते इतनी ख़राब हो जाती हैं कि कई बार ये एडल्ट बनते बनते दे लूज़ देयर आईसाइट। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं, एक और प्रोटैगनिस्ट है जिसका सिर्फ एक पैराग्राफ में जिक्र है, और वो है हमारी सविता जो कि यंग गर्ल है, अपने ड्रैप से, डल से पिंक ड्रेस में दिख रही हैं, और वो एक एल्डरली वुमन के साथ बैठी हैं। प्रोबेबली ये एल्डरली वुमन उसकी दादी हो सकती हैं, बहुत जिक्र तो नहीं है, लेकिन एल्डरली कहा है इसलिए हम मान सकते हैं। अगर इनकी मदर होती तो वो मिडिल एज्ड होती, ये बूढ़ी हैं महिला, तो ये दादी हो सकती हैं। वो भी क्या करिए, शी इज़ सोल्डरिंग द पीसेस ऑफ ग्लास, और सोल्डरिंग का मतलब होता है, सोल्डर होता है वो बहुत ही हल्का सा अलॉय होता है जिसकी मदद से टाँकते हैं उन चूड़ियों को। तो ये टाँकने का काम कर रही हैं, और उसके हैंड्स इतने मैकेनिकली चल रहे हैं मानो, मानो मशीन की तरह, टोंग्स ऑफ मशीन का टोंग होता है, जैसे आपने देखा होगा। आपके लिए सिंपल टर्म्स में बता दूं, जो फिज़िक्स के स्टूडेंट्स हैं वो ट्यूनिंग फॉर्क आपने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा इस तरीके से, इनको टोंग्स कहते हैं। तो किसी भी मशीन के हाथों की तरह इसके हाथ चलते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन जो बताने जा रही हूँ मैं बच्चों, ये बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर आता है एग्ज़ाम में। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ सुहाग? अब सुहाग की क्या इम्पोर्टेंस है, इसके लिए शायद सविता ये बात जानती भी नहीं है। ठीक है, सविता ये बात बिल्कुल नहीं जानती कि इनकी क्या अहमियत है। जो चूड़ियाँ वो बना रही है उसकी अहमियत उसे नहीं पता। सेंक्टिटी का मतलब होता है प्योरिटी, इसका मतलब होता है इम्पोर्टेंस, उसकी वास्तविकता, उसकी महत्ता ये नहीं समझती। और यहाँ ये क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बैंगल्स। तो यहाँ पर 2 पॉइंट है बच्चों इसके आंसर में। एक तो इट सिम्बलाइजेज इंडियन वुमेन सुहाग, आप ये सुहाग वर्ड यूज़ कर सकते हो दो इट इज़ हिंदी वर्ड। तो एक तो सुहाग को सिम्बलाइज करते हैं बैंगल्स, और दूसरे बड़े ऑस्पिशियस माने जाते हैं हमारी बैंगल्स। आप हमारे यहाँ देख लीजिए, मैरिजेस में कोई भी बड़ा फंक्शन हो, चूड़ियों का बड़ा रिवाज है पहनने का। तो इस लड़की को शायद ये नहीं पता कि एक दिन इसके ऊपर ये एक ऐसी सुबह आएगी जब वो
इसके ऊपर अचानक से उसे एहसास होगा कि अरे वो भी लाल घूंघट में लिपटी हुई है, उसके सर पर लाल घूंघट है, उसके हाथों में लाल मेहंदी है और हिना से उसके हाथ जो है लाल हैं, उसने भी लाल चूड़ियाँ पहन रखी है अपनी कलाई में। तो ये सारी चीज़ें उसको एहसास तब होगा जब वो दुल्हन बन जाएगी। जब वो दुल्हन बनेगी तो उसे भी इस चीज़ का एहसास होगा कि ये चूड़ियों का क्या महत्व है। ठीक है, तो ये जो लाइक द ओल्ड वुमेन, अब जो बगल में दादी बैठी हैं उसकी, वो सालों पहले दुल्हन बन चुकी हैं और अभी भी उनके हाथों में चूड़ियाँ हैं, उनके हाथों में चूड़ियाँ हैं और लेकिन हाथों में चूड़ियाँ तो हैं लेकिन कोई आँखों में चमक नहीं है। बड़ी इम्पॉर्टेंट लाइन है, बड़ी दिल दुखा देने वाली ये लाइन है बच्चों, कि आँखों में चमक बची ही नहीं। और शिकायत क्या, दुख किस बात का? दुख इस बात का कि एक वक्त सेर भर खाना भी नहीं खाया। आप सोचिए, इमेजिन द प्लाइट ऑफ दिस फैमिली कि एक वक्त का भरपूर भोजन तक नहीं मिला इन्हें इस कमाई से। ठीक है, और इसकी आवाज़ में जॉय, खुशी नहीं है, इट इज़ डिप्राइव्ड। ड्रेन्ड का मतलब होता है डिप्राइव्ड होना, वंचित होना। तो शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम। भाई वो 60-70 साल की अगर हैं और एक वक्त का भोजन भी भरपेट नहीं मिला, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी दुखदाई स्थिति है यहाँ पर। और उसके बाद से हम आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और बता दूं आपको कि इनके जो हस्बैंड हैं वो उनकी लंबी दाढ़ी है, सफ़ेद दाढ़ी, और उनका तो ये कहना है कि मैं इस पूरे जीवन में क्या कर पाया, मैं सिर्फ एक ही काम जानता हूँ, बैंगल मेकिंग का, और मैंने सिर्फ एक घर बनाया है अपने परिवार के लिए, जिसमें छोटा मोटा घर है जिसमें हम रह रहे हैं, बस ये बना है। ठीक, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में है आपका हियरिंग हिम, उनको सुनकर, यानी सविता के दादाजी को सुनकर लगेगा कि अरे ठीक है भाई, बहुत लोगों को ये भी नसीब नहीं होता, इनके सर पे छत तो है कम से कम, तो ऐसा लोगों को लगेगा। लेकिन ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है इनकी। और ये क्राई का मतलब यहाँ है बच्चों, क्राई का मतलब है कंप्लेंट, यानी ये जो शिकायत है यहाँ हर घर में फैली हुई है, हर घर में गूंज रही है। इनफैक्ट यहाँ एक वर्ड है रिंग्स, देखिए बच्चों, रिंग्स का मतलब होता है इको, यानी गूंजना। शिकायत किस चीज़ की? शिकायत ये कि इस बैंगल मेकिंग बिजनेस से कुछ नहीं मिला, खाने को भी भरपूर नहीं है भोजन घर पे। और जो यंग मैन है इनके परिवार में, वो दिन भर सिर्फ यही लेमेंट, यही दुख मनाते रहते हैं कि कुछ नहीं है घर में, इनफ ज़्यादा पैसा नहीं है, इतना भी पैसा नहीं करवा पाते कि अपने परिवार को अच्छे से भोजन करा पाएँ। तो लिटिल हैज़ मूव्ड विथ टाइम, बहुत कम गुजरा है समय के साथ, और मतलब बहुत कम बदला है समय के साथ। और फ़िरोज़ाबाद जैसी जगह पर सालों की अथाह मेहनत के बाद भी कुछ नहीं मिला, और अगर कुछ हुआ तो वो ये कि इनके अंदर दो चीज़ें मर गईं। वो क्या थी? दो चीज़ें, एक तो इनिशिएटिव लेना इन्होंने बंद कर दिया, सीखा ही नहीं इनिशिएटिव लेना, और दूसरा सपने देखने की जो एक काबिलियत थी इनमें, वो काबिलियत इन्होंने गंवा दी। So we were on this paragraph, why not organize yourself into cooperative। तो ये जो पर्टिकुलर इन्वर्टेड कॉमा में लाइन है जो मैंने ग्रीन से अंडरलाइन की है, ये एक सजेशन है। सजेशन किसके द्वारा? सजेशन अनीस जंग दे रही हैं इन यंग मैन, यानी जो ये नौजवान युवक हैं जो ये चूड़ियाँ बनाते हैं, उनके ग्रुप को। और उनका ये कहना है कि आप एक कोऑपरेटिव बनाइए। ये कौन से यंग मैन हैं? These young men are caught in the trap of, they are caught in the trap of vicious circle of middlemen। अब ये मिडलमैन कौन है? इस पर वैसे तो विशियस सर्कल की लिटरल मीनिंग होती है कोई भी ऐसी पेनफुल एक्टिविटी जो बार बार आपकी लाइफ में हो, जो बार बार आपको प्रॉब्लम कॉज करे। हाँ, लेकिन यहाँ पर उसकी सिंबॉलिक मीनिंग कुछ और है। सिंबॉलिक मीनिंग ये है कि जो बैंगल मेकर्स हैं फ़िरोज़ाबाद के, वो इतने एक्सप्लॉइट हो चुके हैं इन साहूकार मिडलमैन के हाथों कि
दिन रात बेचारे मेहनत करते हैं, बट दे आर नॉट पेड अप्रोप्रिएटली एंड दे आर बाउंड टू बी पुअर। उन्हें गरीबी का जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया है इन लोगों ने, ठीक है। तो ये ऐसा विशियस सर्कल है जिसके ट्रैप में जो है इनके फादर्स और फोर फादर्स भी फंसे हुए थे, ठीक है। तो वो ये कहते हैं कि अगर हम ऑर्गेनाइज हो भी जाएं तो उससे क्या होगा। उनको मालूम है उसका रिज़ल्ट, इन लाइनों में उसका रिज़ल्ट उन्हें पता है। उनको मालूम है कि उन्हें होल्ड अप कर दिया जाएगा पुलिस द्वारा, ड्रैग करके जेलों में डाल दिया जाएगा, किसी न किसी इलीगल पचड़े में फंसा दिया जाएगा। तो यहाँ होल्ड अप का मतलब ये है बच्चों, होल्ड अप मीन्स, ये पर्टिकुलर वर्ड है जो मैंने अंडरलाइन किया, आप देख सकते हैं, हाँ। और वो होल्ड अप जो है उसका मीनिंग होता है टू अपीयर, टू मेड टू अपीयर इन अ कोर्ट और बिफोर एन अथॉरिटी फॉर जजमेंट। तो ज़बरदस्ती इन्हें ड्रैग करके किसी न किसी मुसीबत में डाल दिया जाएगा। वो इतनी हिम्मत उनमें नहीं है अब ये झेलने की, ठीक है। तो इसलिए और सबसे बड़ी बात कि उनके अंदर कोई लीडर नहीं है, उनके पास कोई लीडर नहीं है जो इनको जो है इनके ग्रुप में जो इनको लीड कर सके, कोई इनकी मदद करने वाला नहीं है जो इनको डिफरेंटली जो है मदद करके इनको इनिशिएट करे, इनकी हेल्प करे और जो अलग तरीके से चीज़ों को देख सके, ऐसा कोई है नहीं। इनके जो फादर्स हैं जो ऑलरेडी जो है वो ऑलरेडी थक चुके हैं और वो सिर्फ एक ही चीज़ की बात करते हैं और वो बात होती है एंडलेसली किसी ऐसी चीज़ की जिसमें एक सर्कल की, एक स्पाइरल की बात करते हैं वो। और वो स्पाइरल क्या है? वो स्पाइरल है ये पॉवर्टी टू अपाथी। ये मैंने आप देख सकते हैं मैंने हाईलाइट किया हुआ है, पॉवर्टी टू अपाथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। तो इसमें पॉवर्टी, ग्रीड और इनजस्टिस तो बहुत आसान शब्द हैं, आप इन 4 शब्दों पर ध्यान दें। पॉवर्टी मतलब गरीबी, अपाथी का मतलब होता है इंडिफरेंस और ग्रीड का मतलब आपको मालूम है क्या होता है, इसका मतलब होता है लालच और इनजस्टिस का मतलब अन्याय। तो ये चारों शब्दों को समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों। और मैं तो ऐसा कहती हूँ कि इनकी ज़िंदगी इन्हीं 4 कोनों में फंस कर रह गई है, गरीबी से अपाथी तक, अपाथी से ग्रीड, यानी ग्रीड किसके लालच में फंसे हुए हैं, ये मिडिल मैन के लालच में फंसे हुए हैं। और इस ग्रीड के बाद आता है क्या? इस ग्रीड के बाद आता है इनजस्टिस, और ये इनजस्टिस, अन्याय इनके साथ होता रहता है। तो ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर, जहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं मैंने स्टार लगाया हुआ है इसमें, ये स्टार इसलिए भी है, एक तो मैंने ब्लू से लाइनिंग की है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर 2 डिस्टिंक्ट वर्ल्ड की बात की गई। इनकी बातें सुन के अनीस को लगता है कि वो 2 दुनिया की बात कर रहे हैं। नाउ व्हाट आर दीज 2 वर्ल्ड्स? ये 2 दुनिया हैं कौन सी? बहुत इम्पॉर्टेंट, यहीं पर आंसर आप देखें, बड़े ध्यान से इस लाइन को पढ़ें। ये 2 डिस्टिंक्ट वर्ल्ड है। एक वर्ल्ड है उनकी फैमिली का, फैमिली जिसमें वो पैदा हुए, जिसमें उन्होंने जन्म लिया, बैंगल मेकर्स का परिवार। और ये एक स्टिग्मा है, ध्यान ये रखना बच्चों कि ये एक स्टिग्मा है जो कि इनके जीवन पे एक धब्बे की तरह है, एक ब्लॉट की तरह है, एक यू कैन से अ मार्क ऑफ डिसग्रेस। ये एक ऐसा मार्क ऑफ डिसग्रेस है, ऐसा शर्मिंदगी की घटना है कि ये पैदा हुए एक ऐसे परिवार में जो चूड़ियाँ बनाते हैं, ठीक। दूसरा विषय सर्कल जिसके बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। ये विषय सर्कल वो है, विषय सर्कल है साहूकारों का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ऐसे का ऐसा रट लेना, ये बड़े काम की चीज़ है। अब ये विषय सर्कल किसने बनाया है? साहूकार ने, मिडिलमैन ने, पुलिसमैन ने, कीपर्स ऑफ लॉ जो लॉ मेकर्स हैं, लॉ कीपर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं। तो इन सब ने ये दुनिया बना रखी है, इनको ट्रैप कर रखा है। और इन सब ने मिलकर टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन। इम्पोज्ड का मतलब होता है टू इस्टेब्लिश बाय फोर्स। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इम्पोज की मीनिंग आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये हाईलाइट करना मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। इम्पोज्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को इस्टेब्लिश करना बाय फोर्स।
तो ये क्या करते हैं, ये सब मिल करके, इन सब ने मिल करके इस बच्चे के ऊपर ये बोझ लाद दिया है, और अब वो बोझ वो बच्चा उतार नहीं सकता। जब तक वो अवेयर होता है इस बोझ का से, तब तक उसके पिता ने, उसने नेचुरली इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया होता है। तो टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, और इनकी लाइफ में कुछ अलग हटकर करना का मतलब है डेयर करना, हिम्मत करना। वो मादा नहीं है इन लोगों में, वो जिगरा नहीं है करने का, क्योंकि इनकी लाइफ में डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग। तो जो मुकेश जैसे बच्चे हैं, इनकी लाइफ में ये उनके पालन पोषण का हिस्सा नहीं है, ठीक है। पालन पोषण का हिस्सा नहीं है मतलब इनको नहीं सिखाया जाता कि भाई आप चीज़ों को झेलने की ताकत रखिए या कुछ ऐसा कर जाइए जो डेयरिंग हो, जो कोई और ना कर पाए। ऐसा इनके पालन पोषण में कहीं नहीं, इनको इनके अपब्रिंगिंग में ये चीज़ नहीं सिखाई जाती। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, तो जब ये डेयरिंग की एक झलक अनीस मुकेश में देखती हैं तो बड़ी खुश होती हैं, शी इज़ चीयर्ड। लेकिन और जब वो बार बार ये रिपीट करता है कि आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, तो ये बड़ी खुश होती हैं। वो खुद बोलता है कि मैं गराज जाऊंगा, और ये मजाक में उसे बोलती भी हैं कि गराज तो बहुत ही दूर है तुम्हारे घर से। तो बड़े ही कॉन्फिडेंटली बोलता है कि मैं वॉक करके चला जाऊंगा, ठीक है, मैं वॉक करके चला जाऊंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। और तो ये पूछती हैं उससे कि क्या तुम कभी ये सपना भी लेते हो, डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? क्या तुमने कभी ये सोचा है कि मैं हवाई जहाज़ उड़ाऊँ? तो वो शांत हो जाता है बच्चा, और वो धीरे से एक शब्द बोलता है नो, और ग्राउंड की तरफ स्टेयर करने लगता है। तो स्टेयरिंग एट अ ग्राउंड इज़ समथिंग विच ही इज़ नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ, तभी वो ग्राउंड की तरफ। वरना इससे पहले जब उसने ये ऐलान किया था कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा, तो उसने सीधा उनकी आंखों में झांक कर देखा था। लेकिन यहाँ पर ही इज़ स्टेयरिंग टुवर्ड्स ग्राउंड, तो यानी कि कहीं ना कहीं अंडर कॉन्फिडेंट है, उसके लिए ये मुश्किल है विश्वास करना कि ऐसा वो कर पाएगा, इसलिए वो सीधा एक जवाब देता है कि नहीं। लेकिन स्मॉल मर्मर में, मर्मर का मतलब होता है जब हम कोई चीज़ बुदबुदाते हैं कि दूसरा कोई ना सुने, विस्परिंग जिसको हम कहते हैं, विस्परिंग, ठीक है, उसको हम कहते हैं विस्परिंग, तो उसे कहा जाता है मर्मरिंग। तो इस मर्मरिंग में एक एम्बैरेसमेंट तो है। एम्बैरेसमेंट किस बात का? एम्बैरेसमेंट इस बात का कि मैं नहीं उड़ा पाऊँगा प्लेन, लेकिन साथ के साथ ये एम्बैरेसमेंट, ये शर्मिंदगी अभी टर्न नहीं हुई है, यानी कि अभी इट हैज़ नॉट कन्वर्टेड इनटू ट्रांसफॉर्म इनटू रिग्रेट, ये पछतावे में नहीं बदली है अभी, क्योंकि वो खुश है। उसे पता है कि जो मेरी हैसियत है, जो मेरी औकात है, मैं उसके हिसाब से सपना देखूं। एरोप्लेन तो बहुत दूर की बात है, तो मैं सिर्फ अभी फ़िलहाल कार के बारे में ड्रीम कर सकता हूं, कार को चलाने का, कार के बारे में सीखने का। और वो कारें, क्योंकि वो बहुत क्लियर सी बात है कि दीज कार्स आर हर्टलिंग डाउन। तो बच्चों ये हर्टलिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर्टलिंग का मतलब होता है टू मूव वेरी फास्ट। और ये क्या क्या घूमती हैं इनकी गलियों में, इनकी गलियों में बड़ी तेज़ी से घूमती हैं सारी कारें, यानी इनके इस टाउन के स्ट्रीट, कई सारी स्ट्रीट्स में। तो उन्हें मालूम है कि कार के साथ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है इनको, प्लेन इज़ बियॉन्ड हिज रीच, ही नोज़ वेरी वेल। और लेकिन अब एक सेटिस्फैक्शन है, इसलिए वो जवाब में वो जानते हैं कि एरोप्लेन्स तो बहुत कम हैं फ़िरोज़ाबाद में, कारें ज़्यादा हैं। तो फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फ़िरोज़ाबाद। ये लास्ट लाइन इसलिए भी कही गई है क्योंकि वो बड़ा कॉन्फिडेंट है कि वो हवाई जहाज़ नहीं उड़ा पाएगा या उसके रीच में नहीं है ये चीज़। और लेकिन एक सेटिस्फैक्शन, तसल्ली की एरोप्लेन्स तो बड़े कम फ़िरोज़ाबाद के ऊपर उठते हैं, कारें बहुत ज़्यादा हैं। So with this, the chapter is over, children. I hope you would have understood. In the next clip, I'm going to discuss about some of the very, very important questions that come up in exams. So thank you, children. Yeah.